नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बतौर स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतारा था। अब एनडीए की सरकार बनने के साथ ही सीएम धामी के स्टार प्रचारक के रूप में रिजल्ट भी दिखने लगा है। साथ ही जिन लोकसभा सीटों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार में भाग लिया था, उनमें से कई सांसद इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने में भी कामयाब रहे। वहीं आपको बता दें कि जब से सीएम धामी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है, तब से उनके द्वारा लिए गए फैसलों और जनहित से जुड़ी योजनाओं की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आई है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्म परिवर्तन और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की छवि को एक सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में मजबूत किया है। कोइंसिडेंस है। नेचुरली भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही प्रचार करेंगे और यूसीसी लाने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं, तो इस वजह से उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में घुमाया गया, जबकि अपना प्रदेश यहाँ सफर करता रहा। जिस प्रदेश ने उनको प्रचंड बहुमत दिया, पूरा विश्वास उनके ऊपर जताया, पहले 57 का बहुमत और दूसरी सरकार में 47 का बहुमत दिया, उन्हें मुखिया की कुर्सी तक बिठाया, वहां 1500 जंगल धू धू करके जलते रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कोई सुध नहीं ली। उसके अलावा 4 धाम जो यात्रा में अव्यवस्थाओं का बाजार जरूर रहा, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसी को कहते हैं शायद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी तो 200 से ज्यादा उनकी रैलियां बताती है और कभी कहती है कि 40 सीट पर केवल उन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो उनमें से 8-10 लोग जीत गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सीएम हमारे पुष्कर सिंह धामी जी इस लोकसभा चुनाव में एक राष्ट्रीय स्टार प्रचारक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। पूरे देश भर के अन्य राज्यों में यदि मैं कहूं कि योगी जी के बाद किसी की प्रादेशिक नेताओं में से मांग थी तो वो पुष्कर सिंह धामी जी की थी। ऐसे में वो 46 सीटों पर गए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 60% है, क्योंकि उसमें से 26 जीते हैं और 10 को मंत्रिमंडल में लिया जाना, ये तो उसमें तो खैर धामी जी का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो अच्छे उम्मीदवार थे, जीत करके आए। प्रधानमंत्री जी ने उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, तो वो पूरी योग्यता क्षमता के साथ जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। वहीं गढ़वाल से बीजेपी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से मुलाकात की। हिमालयी राज्यों के वनों में, खासकर उत्तराखंड में बार बार आग लगने की समस्या और इससे होने वाले भारी नुकसान को लेकर उन्होंने बड़ी चिंता जताई। नीति आयोग ने कहा कि पर्यावरण और वन, वित्त और गृह मंत्रालयों के साथ मिलकर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाकर इस समस्या पर एक अध्ययन कराया जाएगा। सांसद अनिल बलूनी की बातों पर गौर करने के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह की समस्याएं और उनके निराकरण करने के लिए विदेशों में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसका अध्ययन कर एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करने की निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उसे जल्द से जल्द पेश किया जाए। वहीं उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण, सिंचाई, पशुपालन, स्कूली शिक्षा, कौशल और तकनीकी शिक्षा विभाग को 24 घंटे की डेडलाइन देते हुए अवशेष प्रोजेक्ट्स को और आवश्यक प्रोजेक्ट्स को तत्काल नाबार्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 31 जुलाई की समय सीमा निर्धारित करते हुए सभी विभागों को वित्त विभाग को डीपीआर भेजने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं विभागों को भविष्य में नाबार्ड की समय सीमा के अनुसार ही अपने प्रोजेक्ट्स के बजट बनाकर समय से भेजने की सख्त हिदायत भी दी है। साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की यूआईडीएफ के तहत पार्किंग, मलिन बस्तियों के पुनर्वास और शहरी वनीकरण और प्रोजेक्ट्स को शीर्ष प्राथमिकता पर नाबार्ड को दिए जाने के भी निर्देश उन्होंने दिए। हालांकि मुख्य सचिव डॉक्टर राधा रतूड़ी का कहना है कि
प्रतिपूर्ति लेने में असफल होने वाले विभागों को इस संबंध में भविष्य में कार्यशैली में सुधार करना होगा और वित्त विभाग सहित सभी विभागों को प्रतिपूर्ति के लिए बिल नाबार्ड में जमा कराने के लिए 4 महीने का टारगेट दिया गया है। और उन्होंने कहा कि विभागों को सुनिश्चित करना होगा कि फंडिंग की डुप्लीकेसी ना हो। साथ ही सिंचाई विभाग को जल स्रोतों और नदियों के पुनर्जीवीकरण के प्रोजेक्ट्स नाबार्ड के लिए प्रस्तावित करने के भी निर्देश मुख्य सचिव डॉक्टर राधा रतूड़ी ने दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में 10 जुलाई को 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके चलते बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब उपचुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति बना रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले हफ्ते से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके चलते पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बद्रीनाथ विधानसभा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और विधायक भरत चौधरी को, तो दूसरी ओर मंगलौर विधानसभा में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और विधायक खजान दास को जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये पर्यवेक्षक जो ग्राउंड पर जाकर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और पैनल बनाकर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड को देंगे, जिसके बाद ये बोर्ड बैठक करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये पैनल का नाम भेजा जाएगा। फिर केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मुहर लगेगी, जिसके बाद जल्द ही दावेदार घोषित किए जाएंगे। लगभग अगले हफ्ते से जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और दोनों विधानसभाएं बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर में जो हैं वो चुनाव ने घोषित किए हैं। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी जी, और मंगलौर के लिए हमारे जो महामंत्री हैं संगठन के आदित्य कोठारी जी और राजपुर के विधायक श्री खजान दास जी, 4 लोगों को दोनों विधानसभाओं की जिम्मेवारी दी गई है कि ये पैनल बना करके वहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात कर करके और पैनल बना के स्टेट को दे। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसको बैठक करके आगे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड उस पर अपनी मोहर लगा के जो भी प्रत्याशी होंगे। खबर डोईवाला से है, जहां देहरादून हवाई अड्डे से एक और नए रूट पर हवाई सेवा शुरू होगी, जो कि देहरादून से हिमाचल के लिए शुरू हो रही है। बता दें कि 18 जून से देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से कुल्लू के लिए फ्लाइट शुरू होगी और हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ये फ्लाइट चलेगी, जिसका एक तरफ किराया 3,999 होगा। तो उत्तराखंड में हवाई सेवा का विस्तार हो रहा है। आपको बता दें कि देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हिमाचल के कुल्लू के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। ये फ्लाइट आपको बता दें कि सप्ताह में 3 बार शुरू होगी। इस दौरान जहां देहरादून हवाई अड्डे से नए रूट का यहां पर शुरुआत हो रही है, जो कि देहरादून से हिमाचल को जोड़ेगा। बता दें कि 18 जून से देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से कुल्लू के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो रही है, यानी आगामी 18 जून से फ्लाइट सेवा में विस्तार करते हुए नए रूट का संचालन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरह से उत्तराखंड में हवाई सेवा का विस्तार लगातार होता जा रहा है, देहरादून से अब हिमाचल के कुल्लू तक नए फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। सप्ताह में 3 बार ये फ्लाइट चलेगी। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जॉलीग्रांट जो एयरपोर्ट है, लगातार इसका हम देख रहे हैं कि विस्तार किया जा रहा है। जब से इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चली है, तब से लगातार जो है तमाम बड़े शहरों को जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा नेपाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फ्लाइट है, वो भी यहाँ पर शुरू होने जा रही है। तो उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात है ये कि एक और जो बड़ा राज्य है वो जुड़ने जा रहा है। हिमाचल राज्य जो कि पड़ोस का राज्य है, वो एयरपोर्ट की एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है यात्रियों को मिलेगा और पर्यटकों को मिलेगा, क्योंकि कुल्लू मनाली भी लोगों का जो है आने जाना लगा रहता है उत्तराखंड से भी। इसके अलावा जो देश विदेश के श्रद्धालु
जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनको आसानी होगी हिमाचल पहुंचने में। तो बड़ी हम कह सकते हैं कि उपलब्धि है, और क्योंकि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को लेकर लगातार सरकार की कोशिश भी यही रही है कि इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए। यानी उत्तराखंड से जो बाकी आस पड़ोस के राज्य हैं उनकी एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और टूरिस्ट जो हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, जो उत्तराखंड से बाहर जाना चाहते हैं, उत्तराखंड आना चाहते हैं, उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। एयर कनेक्टिविटी में विस्तार करते हुए ये नई फ्लाइट का संचालन जो है शुरू किया है। राजकुमार, कब से फ्लाइट की शुरुआत हो रही है? सप्ताह में कितने दिन ये फ्लाइट चलेगी? कौन कौन से वो दिन होंगे? बाकी डिटेल्स भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि 18 जून को प्रस्तावित है कि इसका उद्घाटन किया जाएगा और पहली फ्लाइट जो है 18 जून को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से कुल्लू के लिए उड़ने वाली है। इसके अलावा सप्ताह में 3 दिन ये हवाई सेवा रहने वाली है। तो बहुत बड़ी योजना हम कह सकते हैं है एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, क्योंकि हिमाचल से अभी तक कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं हुई थी। इसके अलावा चंडीगढ़ से थी या अन्य बड़े शहरों से थी, दिल्ली लखनऊ से हैं, और भी बड़े शहरों से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। लेकिन ये हिमाचल की पहली फ्लाइट है जो कि 18 जून से शुरू हो रही है, तो बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल, यानी उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात, क्योंकि नए एयर कनेक्टिविटी रूट की यहां पर शुरुआत होने वाली है जो उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। खबर नैनीताल से है, जहां मिशन निदेशक एनएचएम स्वाति एस भदौरिया ने नैनीताल जनपद का दौरा किया। साथ ही अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी किया और जनपद में 2 अर्बन हेल्थ सेंटर खोले जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं अस्पतालों में खाली पड़े पदों को एनएचएम के तहत जल्द भरने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। साथ ही साथ टाइप 4 भवन, मेडिकल स्टोर और पार्किंग, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और ओपीडी ब्लॉक के निर्माण के लिए स्थान का चयन और चुनाव करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भवन बनाए जाने वाली पत्रावली को तैयार कर जिला स्वास्थ्य समिति को दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी पर्यटन जोन में एक जिप्सी चालक ने नियमों का उल्लंघन किया है। जिप्सी चालक ने एक महिला पर्यटक को जिप्सी चलाने को दे दिया, जिसके बाद नियमों के उल्लंघन और पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने जिप्सी को सीतावनी पर्यटन जोन में जाने से बैन कर दिया है। बता दें कि कॉर्बेट और कॉर्बेट से सटे पर्यटन जोनों में जिप्सी के जरिए पर्यटकों को अलग अलग जोनों में जिप्सी से जंगल सफारी में घुमाने ले जाया जाता है। वहीं इस दौरान पर्यटकों को जंगल सफारी पर ले जाते हुए नेचर गाइड भी पर्यटकों के साथ रहते हैं। वहीं कॉर्बेट प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वाले जिप्सी चालकों और नेचर गाइडों पर लगातार कार्रवाई करते रहता है। एक वीडियो संज्ञान में है और हमारे सीतावनी टूरिज्म जोन में इनका नेचर गाइड भी एक कंप्लेंट कर दिया था कि 2 दिन पहले जब एक चालक ने एक टूरिस्ट को ही गाड़ी चलाने दिया था, लेकिन ये जो चलाने दिया था उसको टूरिज्म जोन के बाहर में चलाने दिया था, जो पीडब्ल्यूडी रोड होता है। बट फिर भी ये एक गलत प्रथा है। ऐसे करने से टूरिस्ट का भी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं और नेचर गाइड का भी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। इसको देखते हुए हमने उस जिप्सी चालक को और वो जिप्सी व्हीकल को दोनों को सीतावनी से बैन कर रखा। ज्यादा जानकारी के लिए रोहित गोस्वामी का रुख करेंगे, रामनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें जो जिप्सी चालक है उसे सीतावनी जोन से बैन कर दिया है? बताऊं कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत सीतावनी जोन है, जहां पे जो है सैलानियों को जो है जिप्सी जो है भ्रमण के लिए ले जाती है। और एक ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिसमें जो महिला पर्यटक है उसके द्वारा पीडब्ल्यूडी की सड़क पे जो है जिप्सी को चलाया जा रहा है और जो नियमों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है। इसका जब वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ तो उसके बाद जो रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ है दिगांत नायक, उनके द्वारा इस पे कार्रवाई की गई है और जो जिप्सी चालक है और
जो जिप्सी वाहन स्वामी है उन पर प्रतिबंध किया गया है। रोहित, यानी डीएफओ द्वारा सख्त एक्शन लेते हुए हालांकि वाहन को और जिप्सी स्वामी दोनों को यहां पर बैन किया जरूर गया है, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो, क्योंकि जिम कॉर्बेट की वजह से रामनगर काफी मशहूर है, देश विदेश से पर्यटक यहां आते हैं और कई बार आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है रील्स बनाने का, वीडियोस बनाने का, ऐसे कई सारे मामले भी सामने आते हैं। आगे ऐसा मामला ना हो, आगे फिर से ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए क्या कुछ कदम? जी, डीएफओ का साफ कहना है कि अगर इस तरीके की कोई अगर नियमों का उल्लंघन पार्क के अंदर या और वन विभाग के क्षेत्रों में करता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वन विभाग के द्वारा की जाएगी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में परिवार से बिछड़े लोगों को मिलाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसे ऑपरेशन स्माइल नाम दे रखा है। इसको लेकर एसपी सिटी देहरादून प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में हर साल चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत बालक, बालिका और परिवार के सदस्यों की तलाश की जाती है। उन्होंने बताया कि देहरादून जनपद में इसमें 4 टीमें गठित की गई है, साथ ही टेक्निकल टीम एसओजी की और एक विधिक टीम भी साथ में होगी, जिसमें 3 चरणों में काम होता है। ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस। इसमें सर्च अभियान के साथ ही लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाती है। तो पुलिस की तरफ से अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन स्माइल इसे नाम दिया गया है। इसमें बिछड़ों को उनके परिवार से मिलाया जाता है। ऑपरेशन स्माइल जो है वो हमारा चलाया जाता है और हमारे राज्य के समस्त जनपदों में चलाया जाता है। और जैसे कि हमारा देहरादून जनपद है, तो इसमें इसके अंतर्गत जो हमारे बालक हैं, बालिकाएं हैं, महिला हैं, पुरुष जो उनके गुमशुदा होते हैं, उसमें जो पंजीकृत भी हैं, अपंजीकृत भी रहते हैं, तो उनकी छानबीन की जाती है और उनको जो है वृहद अभियान के तहत जो है उनकी खोजबीन एक वृहद स्तर पर की जाती है। इसमें जैसे अगर हम देहरादून जनपद की बात करेंगे तो इसमें भी हमारी तकरीबन 4 टीमें जो उसमें लगी हुई हैं। इसके अलावा एक हमारी इसमें टेक्निकल टीम भी होती है, जिसमें कि एसओजी वगैरह के हमारे कर्मचारी रहते हैं। फिर एक विधिक टीम भी रहती है, जिसमें कि अगर कोई लीगल कार्रवाई हमें करनी होती है तो उनका भी सहयोग लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे 3 फेज में काम होता है। एक तो ऑब्जर्वेशन वाला है, फिर इन्फोर्समेंट का भी है और एक जैसा आपने बताया अवेयरनेस का भी है। उसके संबंध में भी हमें ऐसी जगह पे जहां पे इनके मिलने की संभावना ज्यादा होती है तो वहां पे इनकी खोजबीन और तलाश की जाती है। साथ ही साथ जो है आम पब्लिक को भी जो है अनेक माध्यमों से, चाहे हमारे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो उसके संबंध से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। विभिन्न जगह जो है गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं और उसके संबंध में पब्लिक को जागरूक किया जाता है। वहीं उत्तराखंड में हर साल मॉनसून सीजन में पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आती हैं, जिसको कम करने और अधिकारियों और लैंडस्लाइड होने पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञ नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए मॉनसून सीजन से पहले अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो वहीं बुधवार को मॉनसून सीजन से पहले राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया और कहा कि लैंडस्लाइड उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको देखते हुए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि लैंडस्लाइड की घटना एक तरह की प्राकृतिक आपदा है, जिसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचाव जरूर किया जा सकता है, जिसके लिए मॉनसून सीजन से पहले राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर उत्तराखंड न्यूनीकरण आपदा प्रबंधन विभाग अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहा है। आई एम डॉक्टर शांतनु सरकार, डायरेक्टर उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर। ये सेंटर अभी 2023 में ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं और मैं अभी इस सेंटर का डायरेक्टर होके जो भी लैंडस्लाइड प्रॉब्लम्स है उनका मिटिगेशंस, उनका प्लानिंग, उनका मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। आज का जो वर्कशॉप हो रहा है
ये बेसिकली यूएसडीए में कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे पास काफी स्पीकर्स आए हुए हैं जो कि हमारे यूएलएमसी से स्पीकर्स है, उसके बाद वाडिया इंस्टीट्यूट से है, आईआईटी रुड़की से है और आपका आईआरएस देहरादून से है। ये वाली वर्कशॉप जो है बेसिकली एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो भारत सरकार के है वहां के रिक्वेस्ट से ये वर्कशॉप को किया जा रहा है। इसमें हमने लैंडस्लाइड मिटिगेशन के संबंध में कई कार्य टेकअप किए हैं। हमारा एसडीएमएफ फंड में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड प्लस एनडीएमएफ जो भारत सरकार के फंड है वहां से भी पैसे मिले हैं एक मॉडल लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें ये भी था कि हम जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, अन्य जो एजेंसीज हैं सबको लैंडस्लाइड मिटिगेशन के संबंध में एक बृहद जानकारी दी जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड को अगर देखें तो आज सबसे बड़ी समस्या लैंडस्लाइड की है। कुछ भी हो, बारिश हो, अर्थक्वेक हो, अल्टीमेटली डैमेज लैंडस्लाइड से होता है। तो लैंडस्लाइड के संबंध में हमें एक सबको, जितने भी डिपार्टमेंट है सब। वहीं जोशीमठ में पिछले 1.5 साल से भू धसाव की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते कई दिनों से जोशीमठ हाईवे पर सड़कों में 2 बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं। इसको लेकर आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि जोशीमठ में बीते दिनों में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई है जिसका ट्रीटमेंट तुरंत कर दिया गया था। अभी फिर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 2 गड्ढों की समस्या सामने आई है। इसके लिए बीआरओ को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही रंजीत कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि इस विषय को अब साइंटिफिक तौर पर देखना पड़ेगा कि आखिर ये समस्या बार बार क्यों आ रही है। उस बीआरओ के द्वारा पिछले बार भी समस्या आई थी तो उसमें कुछ फिलिंग की गई थी, तो बीआरओ से बात की गई है, उनके द्वारा देखा जा रहा है। पिछले बार पूरे सड़क में हमने जियोफिजिकल एक इन्वेस्टिगेशन भी कराया था कि आखिर दिक्कत क्या है अंदर। तो वी हैव टू सी, इसको साइंटिफिक तरीके से देखना पड़ेगा क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या। तो जोशीमठ में पिछले 1.5 साल से भू धसाव की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं कि जोशीमठ में इस हाईवे पर भू धसाव होने की वजह से 2 बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस समस्या का हल जरूर किया जा सके, लेकिन प्रशासन के लिए अभी भी ये पूरा विषय चिंता का सबब बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, जोशीमठ की बात करें तो पिछले 1.5 साल से भू धसाव की समस्या से जोशीमठ जूझ रहा है और अभी भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम देख सकते हैं कि हाईवे में किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे जोशीमठ में हो गए हैं। आखिर क्या वजह मानी जाए? लोगों की ओर से भी लोगों की जो घटना सामने आई, क्योंकि कोविड चल रहा था उस वक्त लोगों ने ध्यान नहीं दिया। करीब 1 साल बाद जो सरकार है उसके बाद वो जागी और कहा जा सकता है कि 1.5 साल से जो समस्या चल रही है, लोगों को माइग्रेट भी करवाया गया वहाँ से जोशीमठ से और देहरादून जैसे शहरों में उन्हें बसाया गया। तो ऐसे में जो समस्या है अभी भी बनी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर नज़र आ रहे हैं हाईवे पे। तो कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक चीज़ों की बात की जा रही है आपदा सचिव रंजीत सिन्हा द्वारा कि हम साइंटिफिक तौर पर इसे जाएंगे, तो पहले क्यों नहीं ये कदम लिए गए। जोशीमठ में जिस तरह से लोगों के घर में दरारें आ रही हैं तो आ रही थी, जिस तरह से हमने देखा पहले जिस तरह की समस्या है अभी भी वो समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों की टीम वहाँ पर कर क्या रही है और आप जो आपदा सचिव है वहाँ पर कर क्या रहे हैं? आपके पास बेटर प्लानिंग नहीं है। वैज्ञानिक अगर भेजे जाने की बात की जा रही है तो पहले क्यों नहीं भेजे गए? और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पहले भी गड्ढों की समस्या आ रही थी उसे ठीक किया गया, अब फिर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जोशीमठ भी मुख्य मार्ग है और ऐसे में जब यात्री वहां पर जा रहे हैं तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह से प्रशासन कार्य कर रहा है। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन को भी अब जागना चाहिए। जोशीमठ की जो समस्या है उसे मूल रूप से समझने की बहुत जरूरत है और उस पर वर्क करने की जरूरत है, किस तरह से हम जोशीमठ को रिस्टोर करें, क्योंकि जो लोग वहां पर पीड़ित है वो अभी भी वहां पर जूझ रहे हैं। कुछ लोगों को माइग्रेट जरूर किया गया है, वो भी अभी परेशान है कि जो जोशीमठ से देहरादून अब शिफ्ट
हुए हैं, सरकार ने जरूर मदद करी है, लेकिन जो जोशीमठ की मूल समस्या है उसे सुलझाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि चार धाम यात्रा का मुख्य मार्ग है, बद्रीनाथ धाम उसके आसपास पड़ता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकार को इसकी मूल समस्या को समझना होगा, वैज्ञानिकों की टीमों को वहां भेजना होगा और बिल्कुल तुषार, जिस तरह से चारधाम यात्रा जो है लगातार जारी है और वहीं बद्रीनाथ जाने की जो शुरुआत है जोशीमठ से मार्ग की शुरुआत होती है, और ऐसे में जोशीमठ हाईवे पर जिस तरह से गड्ढे दिखने को मिल रहे हैं, भूदसाव की समस्या से लोग जो है वहां पर परेशान है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।